अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव अब धीरे धीरे बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव चढ़ने लगा है। दिवाली का पर्व चल रहा है, लोग अपने त्यौहार की तैयारियों में हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के पास त्यौहार मनाने का वक्त नहीं है, उनको चुनाव की तैयारियों में लगना पड़ रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 13 तारीख को होना है और उसकी वोटिंग होनी है, तो ऐसे में वक्त सिर्फ 11 तारीख तक का है, क्योंकि उस दिन प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो अब बचे हुए समय में 10-11 दिन के भीतर ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। टिकट बंटवारे, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब की बात अब खत्म हो चुकी है। एक्चुअल इश्यूज क्या चल रहे हैं, पब्लिक के मन में क्या है। नेताओं ने तो चुनाव चढ़ा दिया है, लेकिन इस बार पब्लिक चुनाव नहीं चढ़ा रही है। अब तक पब्लिक ने मन नहीं बनाया है। क्यों? त्योहार भी हो सकता है या राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। आज हम इन सब विषयों पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अभी क्या तस्वीर है। बहनों भाइयों, 9 सीटें और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। यूपी का उपचुनाव, जैसा मैं कहता हूं, कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव से भी ज़्यादा बड़ा होता है, और इस बार 1-2 नहीं बल्कि 9 सीटों पर मुकाबला होना है। ऐसे में ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। त्यौहार का पर्व चल रहा है और सब कोई दिवाली में व्यस्त है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेकंड लाइन की लीडरशिप है, टॉप लीडर्स निकलेंगे 2 या 3 तारीख से, 4 तारीख से, लेकिन जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है और उसके नीचे की लीडरशिप है, सबकी पूरी प्रॉपर बड़ी तैयारियों के साथ सब अपना त्यौहार छोड़कर क्षेत्रों में मौजूद हैं, क्योंकि इस 9 सीटों से ये तय होना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार ताकत किसके पास है। बीजेपी, जिसके किले में सेंध लगाने में जून में कामयाब हो गया था अपोजिशन, या फिर बीजेपी अपनी पुरानी ताकत को फिर से वापस पाने में कामयाब होगी। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है। उसने सपोर्ट दिया है कांग्रेस को। एक भी सीट पर कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ा। महाराष्ट्र में उनको सीट ही नहीं दी गई। तो अखिलेश यादव ने एक बात कही थी, वो वाकई बड़ी गंभीर बात है और उस बात को नोट किया जाना चाहिए। मैं हमेशा वो बात कहता हूँ, लोग समझते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली बात वही है। राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस बात को आप आज समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, या फिर नुकसान खाने के बाद समझ लीजिए। त्याग वाग कुछ नहीं होता है, कंप्रोमाइजेज होते हैं, या फिर शांत होकर बैठ जाइए। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि महाराष्ट्र में उनको सीट नहीं मिली थी। कारण, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट देने को तैयार थी। बहुत हैंडलिंग होती तो 3 मिल जाती, लेकिन 2 से अधिक नहीं। अब इसका खामियाजा कहाँ सपा ने भुगता? महाराष्ट्र में। तो यहाँ कांग्रेस ने त्याग जो किया दिखाने का, उसकी भरपाई कहाँ की? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, हरियाणा में पहले हो चुकी है। बीजेपी ने ऐन वक्त पर निषाद पार्टी को किसी तरह मनाकर, साध कर, तैयार करके उनको इस बात के लिए कंप्रोमाइज़ कर लिया कि वो सहमत हो जाएं। हालांकि सीट एक नहीं दी, आरएलडी को भी 1 सीट दी सिर्फ बीजेपी ने, लेकिन प्रत्याशी अपना दिया। समाजवादी पार्टी 9 सीट पे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि 9 की 9 सीट पर बीजेपी, कोर बीजेपी लड़ रही है, और 9 की 9 सीटों पर कोर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार वर्टिकली, मतलब आमने सामने की लड़ाई है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इस बात को तय करेगा बहनों भाइयों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अभी भी सबसे टॉप लीडर हैं, या फिर अखिलेश यादव अपने वोट बैंक के सहारे, अपने कमिटेड वोट शेयर के मुकाबले ज़्यादा एमपी जीतने के बाद सर्वाधिक सीटें जीतकर सबसे बड़े नेता बनेंगे। ये तय होगा उत्तर प्रदेश में। और ये यूपी के 2027 के चुनाव के पहले का जनता का सेमीफाइनल है, क्योंकि ये एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ चुनाव है। हर क्षेत्र में चुनाव है। ईस्ट यूपी में भी है, सेंट्रल यूपी में भी है, कानपुर साइड जो बुंदेलखंड रीजन लगता है उधर भी ये चुनाव, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है, डीप पश्चिम में भी है, एनसीआर के एरिया में भी है। इसलिए एक मैंडेट का आइडिया लगेगा कि उत्तर प्रदेश में एक्चुअली क्या चल रहा है। तो आज हम इस परिचर्चा के सहारे ये समझेंगे कि उपचुनाव कहाँ तक चढ़ा, जनता में क्या ओपिनियन है, पब्लिक क्या सोच रही है इस चुनाव के बारे में, उनकी क्या भावनाएं हैं। क्या वही जून वाला माहौल है, मई जून वाला, या फिर बदला है? क्योंकि दिल्ली की सरकार बनाने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस लौटा, और हरियाणा के बाद तो उनका आत्मविश्वास आसमान पे है। तो अपोजिशन कहाँ खड़ा है?
आज चर्चा हम इन सारे बिंदुओं की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट। 9 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है। मतदान की तिथि आ गई, नामांकन हो चुका है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रहे हैं। इन लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके चुनाव की चर्चा करते हैं। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को यानी इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताने के लिए तन मन धन से लगा हुआ है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुची विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अनिल दुबे जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, कर्नल शरद शरण मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और समीर सिंह के अच्छे दोस्त विनय राय हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आप देख रहे होंगे कि अपोजिशन ने पूरे 9 के 9 इलाकों में अपनी सेकंड लाइन की पूरी लीडरशिप को झोंक रखा है। आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कई बार आपके यहाँ डिबेट करते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई अपने संगठनात्मक आधार के दम पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, सहयोगी दलों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो जन कल्याण का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, गरीब और व्यापारियों की जो भलाई हम कर रहे हैं, उस अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठन की ताकत के दम पर हम चुनाव में गए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जिस प्रकार से जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होगी। हम अपने सहयोगी दलों के साथ उस पर काम कर रहे हैं और जनता ने पहले भी हम पर भरोसा जताया। आप निरंतर पिछले चुनावों को देखते आइए तो जनता हमारे साथ है, जनता हमारे काम पर मुहर लगा है। 2022 के चुनाव में आपने देखा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़े बहुमत के साथ आज तक दोबारा किसी को 250 से ऊपर सीट मिल जाना, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोबारा सरकार बनाना, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और विकास के मॉडल को स्वीकार किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात, अभी मैं प्रवक्ता और अखिलेश यादव की बात को सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता को और अखिलेश यादव की बात, अधिकारियों की बात करते। देखिए, जब रोने की बारी आती है, हार का डर सताता है, तो कभी ईवीएम की बात, कभी अधिकारियों की बात, कभी बीएलओ की बात, चेहरा छुपाने के लिए हार के डर से पहले, अभी मैं कल देख रहा था एक चैनल के इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि साहब रामपुर हो जाएगा। अरे भाई, जो अपनी सरकारों में आप करते आए हैं वही आपको लगता है कि हर सरकारों में होता, ऐसा नहीं है। जनता लोकतंत्र पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की वाहक है। इस नाते जनता भारतीय जनता पार्टी, आप जब प्रारंभिक उद्बोधन दे रहे थे तो आपने एक बात बोली कि अपने दम पर, क्या सहयोगियों के दम को आपको जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने अपने दम पर, मैं अपने से अलग कभी सहयोगी को मानता ही नहीं हूँ। हम अपने साथ एनडीए की बात हमने कहा, हम अपने साथ अनुप्रिया पटेल जी को मानते हैं, हम अपने साथ जयंत चौधरी जी को मानते हैं, हम संजय निषाद जी को मानते हैं, हम ओम प्रकाश राजभर जी को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, इनकी मदद की जरूरत है आपको? नहीं, सबकी मदद सब लोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, इसमें कोई पंचायत ही नहीं है, इसमें कोई पंचायत नहीं, कोई शंका नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई बात नहीं। हम तो आगे की बात कर रहे हैं, जिस बात का उल्लेख किया आपने, समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुना आपने, एक एक कार्यकर्ता। अरे भैया, तुम्हारे पास एक सीट है नहीं विधानसभा बाई इलेक्शन की और एक कार्यकर्ता है आपके पास, है नहीं, और आप एक एक कार्यकर्ता की बात करते हो। पार्लियामेंट है उनके पास, आप एक एक कार्यकर्ता के पास 6 मेंबर आप। अब ब्रजेश जी, कभी कभी मैं कहूंगा, कहना नहीं चाहता, छोड़िए, बहुत सारी चीजें
आगे कभी जनादेश बात का होगी सम्मान करिए, जनादेश है। आगे कभी बात होगी तो मैं कहूंगा जनादेश का सम्मान कौन कर रहा है? कांग्रेस नहीं कर रही ब्रजेश जी। माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने चुना, एनडीए को बहुमत मिला और कांग्रेस पार्टी 99 सीट भी देश के अंदर नहीं जीत पाई और ऐसे फूल रही थी जैसा लग रहा था कि उसको बहुमत मिल गया। अखिलेश यादव जी निरंतर हार रहे थैंक यू सर। उसके बाद उनको लगता है कि जनता उनके साथ है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और विरोधी दलों की क्या स्थिति है, गठबंधन की क्या स्थिति है, किससे छुपा हुआ है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये सब उदाहरण है अब आगे विपक्ष के गठबंधन के प्रमाण है कि उनके गठबंधन कैसे चल रहा है। कर्नल साहब स्वागत आपका। और मुझे बताइए कि भाई बीजेपी तो क्लेम कर रही है कि सबकी सब सीट जीत लेंगे, आपकी पार्टी भी क्लेम कर रही है सबकी सब जीत लेंगे, तो ग्राउंड पर बीजेपी का मुकाबला कैसे करिएगा? आज देखिए कि आप भव्य अयोध्या में दिवाली महोत्सव किया। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को, पटल पे बैठे सभी साथियों को, दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं ब्रजेश जी। और अनिल दुबे को भी दे रहे हैं बधाई। सोचते थे जी, ओके, हम लोग सेना में थे तो सरहद पे कभी कभी दिवाली कट जाती थी। आज नए जीवन में देख रहा हूं कि जीवन में बहुत से परिप्रेक्ष्यों में लोग अपनी दीपावली इस तरीके से अपने काम में स्टूडियो में बैठ के काटते हैं। अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं जीवन, सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्याग देते हैं समाज के लिए। इस पे एक बात याद आती है, नेताजी हमेशा कहते थे कि आसपास के घरों में जरूर जाके देख लेना कि उनके घर में पूड़ी बनी है कि नहीं। ग्रामीण संस्कृति में कहा जाता है कि किसी के घर में पूड़ी कचौड़ी बनना बहुत हिम्मत का काम है और पैसा चाहिए, तो वो ये अपेक्षा रखते थे कि समाजवादी लोग ये जरूर इंश्योर करें कि उनके पड़ोसी में भी बच्चों को और बुजुर्गों को कम से कम खाने पूड़ी और कचौड़ी मिले। जहां तक आप 9 सीटों की बात कर रहे थे, उससे पहले पाठक जी ने एसी कमरे से एक बयान दिया कि अखिलेश जी हरदोई में घूम रहे हैं और वो एयर कंडीशन कमरे से बयान दे रहे हैं। तो ये इन लोगों की आदत है। ये जुमलों के कलाकार अक्सर मुंगेरी लाल का नाम लेते रहते हैं चैनल पे रोज के रोज, और साथ में 9 सीटों का दावा भी करते रहते हैं। और जब भी चुनाव की बात करते हैं तो 2014 से शुरू होकर 2022 पे आके फुल स्टॉप लगा के चुप हो जाते हैं। फिर आपको याद दिलाना पड़ता है 24, तब वो ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो जनता को भ्रमजाल और माया जाल में फंसा लिया गया है। अच्छा, ये आपकी पार्टी को कब एहसास हुआ कि राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज नहीं होती? देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी गठबंधन होते हैं मुद्दों पे आधारित होते हैं और हमारे आइडियोलॉजी में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन पे होते हैं। और ये स्वाभाविक है कि कोई भी दल हो, उसके नेता हो, उसके कार्यकर्ता हो, उनकी आकांक्षाएं होती हैं और उनको पूरा करने का दायित्व नेता का होता है और ये संघर्ष अनवरत चलता है। लेकिन मैं साथ में कहूंगा, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में जिस बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उसमें ये तय है कि लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और नफरत की राजनीति का जो वातावरण अच्छा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन और नाउ महाराष्ट्र, आपके और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों में एक कड़वाहट है। इसको आप आज स्वीकार लें या 6 महीने बाद? विजय जी, आपने एक चीज देखा होगा, समाजवादी पार्टी के नेता का हृदय बहुत बड़ा है और हमने जब भी गठबंधन किया है बड़े दिल के साथ किया है, क्योंकि हमने लक्ष्य को प्राथमिकता दी है। और यकीन मानिए, उधर क्या दिल थोड़ा छोटा है साइज? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये कुछ रणनीतिक फैसले हैं और इनके अपने कारण हैं। लेकिन तो ऐसा क्या हो गया कि आपको 2-4 सीट के लायक भी महाराष्ट्र में ये बड़े दिल वालों ने नहीं समझा? महाराष्ट्र का अगर आप मसला बताएंगे तो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट है और फ्रेंडली फाइट इस तरीके से है कि बीजेपी वहां 4थे या 5वें नंबर पे, तो जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे जो भी प्रत्याशी हैं उनके बीच में फ्रेंडली फाइट है। हालांकि वो सीट इंडिया गठबंधन में रहेगी, इसलिए पर रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं है, वो ताजगी नहीं है और वो एक विश्वास तो मेरे ख्याल से हिल गया है। नहीं, ताजगी और विश्वास विजय जी अभी 4 महीने पहले की तो बात है। 400 की ताजगी, 4 महीने में तो देख रहे हैं हरियाणा में क्या किए हैं आपके साथ, महाराष्ट्र में क्या कर डाला। आपको ये देखिए, अगर आपको याद हो
तो भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकसभा चुनाव में हमें मध्य प्रदेश याद दिलाते रहे और यहाँ का रेजिडेंशियल प्लाट छोड़ के महाराष्ट्र का कमर्शियल प्लाट आपका कब्जा हो गया समझ लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग है, फैसले अलग है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। धन्यवाद आपका। मैं शुचि विश्वास, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। शुचि जी, स्वागत आपका। जब आप गठबंधन में नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो फिर अपने सहयोगी दल की आप मदद कैसे कर पाइएगा? और दूसरा सवाल ये है कि आपके और समाजवादी पार्टी के बीच चल क्या रहा है? देखिए, इंडिया अलायंस मजबूती से पूरे देश में, और कांग्रेस के पास बड़ा लक्ष्य है। परिवार के मुखिया होने की जो जिम्मेदारी होती है, 2-4-10 सीट, जो देश में आज परिस्थितियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हमें बताया कि भाई जनादेश का बड़ा सम्मान करते हैं, तो चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से किस तरह गिराया। और अभी तो वर्तमान गृह मंत्री भी संचालन जेल से ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनकी माफियागिरी की चर्चा हो रही है। जो ईडी है, जो सीबीआई है, माधुरी बुच का आप लेटेस्ट सेबी का देखें, तो जो शिकंजे में देश को कस रखा है, तो कांग्रेस के सामने देश है, कांग्रेस के सामने लोकतंत्र है, कांग्रेस के सामने संविधान है। और योगी जी के विकास मॉडल का जिक्र उन्होंने ऑलरेडी किया, क्या जनादेश उन्हें कैसे प्राप्त हुआ और क्या उन्होंने एनकाउंटर पॉलिसी, बुलडोजर पॉलिसी, और महिलाओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि भाई क्या स्त्रियों को लेकर सोच है। तो छोड़ दीजिए आप, चिन्मयानंद भी पुराने हो गए, सेंगर भी, हाथरस भी, मणिपुर भी, ब्रजभूषण शरण सिंह भी। युवाओं को लेकर उनके पास क्या विजन है? एनएसएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग 45 बरस की क्या बेरोजगारी है? तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार जननायक श्रीमान राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के बाद पूरे देश में जो उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं, उस आधार पर पूरे वैचारिक सामंजस्य के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है। ये चल क्या रहा है आपके और समाजवादी पार्टी के बीच? नहीं, हम मजबूती से अपनी वैचारिक मजबूती के साथ खड़े हैं। मैंने कहा ना, 2-4-10 सीट का मायने नहीं है, ये देश का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के सहयोग से जिस तरह दुनिया की फोर्ब्स मैगजीन में जो पूरे देश ने भोंडा प्रदर्शन अभी अंबानी वेडिंग में देखा, कार्डेशियन से लेके और रॉकफेलर्स तक के जो मेंबर्स उसमें शामिल हुए। आपने समाजवादी पार्टी को 2 सीट के लायक भी नहीं समझा महाराष्ट्र में? आप पुनः सीट पर चर्चा कर रहे हैं। आप इतने बड़े चैनल के मुखिया हैं। कैसे आप, मतलब हम तो यूपी पे ही बात करेंगे। नहीं, बेशक आप यूपी पे बात करेंगे, मगर हम पे तो बात करेंगे, अंबानी की शादी पे तो करने नहीं बैठे। वो भी तो देश का विषय है। आप बोल रहे हैं, मैं रोकता थोड़ी हूं आपको। बिल्कुल, वो भी तो देश का विषय है। जवाब दे दे कि क्या 2 सीट के लायक भी कर्नल साहब नहीं है? नहीं, सीट का यहाँ प्रश्न नहीं है, ये देश का प्रश्न है। आप देख रहे हैं जिस तरह उनकी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, जो वो देश में आईपीसी, सीआरपीसी, ईडी, सीबीआई, कोई गंभीरता किसी भी संवैधानिक संस्था को लेकर क्या रह गई है? क्या क्रोनिक 5 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो 50 में नहीं है? जिस तरह हर हफ्ते के ट्रेन एक्सीडेंट। आप बार-बार मेरे सवाल को स्किप कर। मैं आपके सवाल को नहीं, मैं बता रही हूँ। यूपी में या तो आप चुनाव लड़ने लायक नहीं थी इसलिए आप छोड़कर चले गए, और या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को आपने एक भी सीट लड़ने लायक नहीं समझा। देखिए, कांग्रेस की एक ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है। हमने अंग्रेजों से लोहा लिया, हमने पेंशन नहीं लिया था, और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। मुझे हर डिबेट में इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है। अगर किसी ने संघ के बियॉन्ड जाके थोड़ा भी इतिहास पढ़ा है, तो हमारा आज भी जो स्टैंड है, टूटा मानूं अब आगे से? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं भाई। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ। आप जवाब नहीं दे रही, तो मैं आपको जब कोई 5 बार पूछे और जवाब ना मिले तो रिश्ता टूटा मानना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट उत्तर दे रही हूँ। कर्नल साहब देखो कैसे उदास हो गए बेचारे। नहीं, इंडिया अलायंस मजबूती से वैचारिक सामंजस्य के साथ पूरे देश में एकजुटता के साथ कांग्रेस साथ खड़ी ये है। कौन सा विचार है मैडम कि एक दूसरे के लिए 1 इंच छोड़ने को तैयार? ये 1 इंच दो, फिर देखिए, ये तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो पीडीपी राम माधव के बयानों पे फिर मुझे जाना पड़ेगा। भूतकाल में भी अलायंस हुए हैं। कर्नल साहब समझ गए कि आप एक्चुअली क्या चाहती हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ के फेंके, ताकि वो अपना दुख आपसे साझा कर सके, संविधान और लोकतंत्र की स्थापना हो, देश के नागरिक पुनः। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, स्वागत आपका। और मैं जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपकी तैयारी मुझे कुछ खास ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। कोई कारण है? नहीं, जैसे पूरी तरीके से तैयारी दिख रही है। सभी लोग जो है लगे हुए हैं। मीरापुर में तो पूरी पार्टी लगी हुई है। हमारे सारे विधायक, सारे हमारे मंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं वो लगे हुए हैं। चौधरी साहब ने सबको निर्देश दे रखा है, सारे पदाधिकारी दिखे नहीं अभी चौधरी साहब उधर? नहीं, चौधरी साहब भी जाएंगे। चौधरी साहब भी जाएंगे, और जहां भी जरूरत होगी। विनय राय बहुत परेशान थे, आज दोपहर में कह रहे थे चौधरी साहब तो दिखे नहीं, तो मैंने कहा भाई अनिल दुबे आएंगे बता देंगे।
नहीं, चौधरी साहब तो पूरी तरीके से 9 सीटों पे अपने लोगों को लगा रखा है। उन्होंने पूरी पार्टी को कह रखा है कि हमें 9 सीटें जीतनी है, एनडीए 9 सीट जीत करके आओ, ऐसा लक्ष्य राष्ट्रीय लोकदल ने भी बना रखा है। और उसके लिए हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो व्यापकता है, वहाँ पर जनाधार व्यापक है, वहाँ पे हमारे सारे एमएलएज हैं, लेकिन पूरब में, मध्य में, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं। हमारे पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप एनडीए को जिताने में। अच्छा, ये आज़ाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर भी वहाँ काफ़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने देखा कि वो आपकी पार्टी के समक्ष भी बड़ी मुश्किलें पेश कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए लोकतंत्र में उनसे कुछ परेशानी? नहीं, ब्रजेश जी, लोकतंत्र में सबको किसका वोट काट रहे हैं? सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। देखिए, हमारे नेता के प्रति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी विश्वसनीयता है, किसानों में विश्वसनीयता है, और यहाँ तक कि आप दलित वोटों की बात करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले, वो पार्टी के मुखिया हैं जिन्होंने अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को कहा कि 33% दलित बस्तियों पर आप खर्च करने का काम करिए। तो वो तो किसानों के लिए प्रतिबद्धता उनकी है, दलितों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी वर्गों के प्रति तो वो चिंतित रहते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर से कोई पॉलिटिकल थ्रेट है आपको? नहीं, अब वो तो मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में तो सभी को चुनाव लड़ने का है, कोई कहीं लड़े उससे हम अपने नीतियों से, कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में हैं, अपने कार्यक्रमों को लेकर के हम जनता हमको जान रही है ना कि हमारा। चंद्रशेखर जो वोट काट रहे हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, रोकोगे कैसे उसे? नहीं, वो क्या काटेंगे, क्या तो आप ही के नेता लेके घूमते थे। नहीं, देखिए, हमने वो आपके सामने आ गए हैं। हमारी प्रतिबद्धता जनता के साथ है, किसानों के साथ है, सभी वहाँ पे शोषित वंचित तबके के साथ है, और वहाँ के लोगों को चौधरी परिवार के प्रति बहुत अटूट विश्वास है। उन लोगों को लगता है कि चौधरी साहब का जो पारिवारिक विरासत चली आ रही है, कि वही काम चौधरी साहब ने किया किसानों के लिए, आज वही काम चौधरी मानी जैन चौधरी जी कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के विचार के खिलाफ जा रहे हो आप, तो परिवारवादी बात कर रहे हैं। नहीं, हम परिवारवादी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप ही का परिवार, विरासत, अब ये संघर्ष से आए हैं। विरासत वो जो आप उठाने की बात कर रहे हो, आप तो चूंकि आपको आलोचना ही करनी है, आपको कमियां पकड़नी है। हमारे नेता जी, आप उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ नाराज हैं? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन अगर आपने कौन सी ऐसी बात अब आपने अगर प्रश्न किया तो सुन भी लीजिए ना। हमने आपसे सहयोग लिया, माननीय जयंत चौधरी जी 2005 से लेकर के उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, उस सुदूर जहां जनप्रतिनिधि नहीं जाता था, जिन गांवों में वहां के विधायक नहीं जाते थे, वहां पर माननीय जयंत चौधरी। अच्छा, मैंने क्या पूछ लिया जो आप उत्तेजित हो गए? आपके जवाब में से ही मैंने सवाल पूछा, आप इतने उत्तेजित क्यों हो गए? आपका कोई गलत सवाल तो पूछा नहीं था। नहीं, आपका सवाल, आप जानते हो कि परिवार, आप जानते हो विरासत, हमारे, आप बोले थे, मैं नहीं बोला था। हमने वो पीढ़ी से सेवा करता परिवार चला आ रहा है। तीसरी पीढ़ी जो है किसानों की सेवा। इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो? आराम से भी तो कह सकते हो। इसका मतलब चुभ गई है बात। आप ऐसी बात ही करते हो कि हमें जवाब देना पड़ता है। आप तो जो है वो उसमें वो निकालते हो, बाल में खाल निकालते हो। पब्लिक समझ गई आपके अंदर ये उत्तेजना का भाव देख के, जैसे आपका बीपी बढ़ गया हो। पब्लिक आपके सवालों को जान जाती है कि पानी पीजिए दुबे जी, ठंडा मैं तो कह रहा हूँ। हम पानी पी लेंगे, हम कोई गुस्से में नहीं है। हम तो आपकी बात का क्योंकि ये हमारा आक्रोश असल में है, आपके सवाल पर आक्रोश है। आपका सवाल ऐसा है, ये दुनिया के पहले प्रवक्ता होंगे जो सवाल पर आक्रोश प्रकट करते हैं। आप ऐसी बात ये चाहते हैं कि मैं इनसे मलाई रबड़ी वाले सवाल करूं। आप मलाई रबड़ी नहीं, आप सवाल। धन्यवाद। क्या आपसे छिपा हुआ है क्या कोई चीज? धन्यवाद। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ये बाई इलेक्शन जो 9 सीटों पर चल रहा है, कैसा है? बीजेपी वालों की क्या तैयारी है और समाजवादी पार्टी वालों की क्या प्रिपरेशन है, और ग्राउंड पर जनता में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो हमसे पहले अनिल जी ने बोला है, उसका मेरी प्रतिक्रिया दे दूं कि विरासत का हाल वही है कि जब चौधरी साहब थे तब कहा जाता था मथुरा से मुजफ्फरनगर तक आरएलडी की एक हनक है। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। अरे ना बोलो भैया, अभी ये झगड़ा करने लगेंगे आज, पता नहीं कहां से। मैं सबके बारे में बोल दूंगा, मैं सबके बारे में बोल दूंगा। रहा सवाल कि कभी भी किसी का असर उतना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पैमाना जो है हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। मोटे तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, लखनऊ चुनाव लड़ते थे, लेकिन मोहनलालगंज की सीट हमेशा बीजेपी हार जाती थी। उसी तरीके से अगर बात करें, जब खुद नरेंद्र मोदी जी बनारस आए तो एक ऐसी हवा चली कि 73 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। इस बार का जो परिणाम आया उसमें चाहे चंदौली लीजिए, चाहे गाजीपुर लीजिए, चाहे लालगंज लीजिए, आजमगढ़ लीजिए, घोसी लीजिए, अम्बेडकर नगर लीजिए, सुल्तानपुर लीजिए, एक लाइन से सभी सीटें हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी का जनाधार कम हो गया या उनके चाहने वाले कम हो गए। कई बार क्या होता है, स्थानीय स्तर पर
कैंडिडेट के प्रति नाराजगी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अभी ईवीएम का भी एक जिक्र किया, हमको लगता है कि समीर जी का भी जवाब देना चाहिए। सबसे पहले ईवीएम पे सवाल किसने उठाया था? राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आपको याद होगा ब्रजेश जी, तो 2009 का जब परिणाम आया तो सबसे पहले नवीन चावला जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको लेकर के कांग्रेस से रिश्ता जोड़ा गया और उस समय आवाज उठी, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी को लगता था कि अच्छी सीटें आएंगी, नहीं आ पाई। तो जो हारता है वो किसी न किसी पे ठीकरा फोड़ता है। मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश में रिजल्ट सपा का बेहतर ना है उपचुनाव में, तो कांग्रेस सीट दिए होते तो बेहतर आता। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस ने अच्छा किया तो सपा कहेगी हमने दिल कलेजे पत्थर के समझौता करके अपने सारे वोट ट्रांसफर कर दी, इसलिए कांग्रेस जीत गई। और हार गए तो कह देंगे कि हमको दिया नहीं आपने, इसलिए आप हार गए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा सहमत का खेल चलता है। ये जो उपचुनाव है उसमें आप मोटे तौर पे ले लीजिए, ये चुनाव ग्राम प्रधान भी लड़ता है, कोटेदार भी लड़ता है, स्थानीय प्रशासन भी लड़ता है, क्योंकि सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं सबके वेस्टेड इंटरेस्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि जनता नहीं बोल रही है, चुनाव उस तरीके से नहीं खड़ा हो रहा, उसका कारण यही है कि अगर बोलेंगे, मान लीजिए सत्ताधारी दल के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष के साथ बोलेंगे तो कोटेदार का कोटा आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी भारी है अभी? नहीं, वो तो अभी देखिए उपचुनाव हमेशा सरकार भारी होती है ब्रजेश जी। आपको याद होगा पिछले डिबेट में हम लोग बैठे क्यों 2018 में गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर याद है आपको? नहीं, वही बाई इलेक्शन थे, अपोजिशन जीत गया था। तो लास्ट डिबेट में मैंने क्या कहा था? संजय निषाद जी मजबूरी के समझौते तक लिए गए थे, और उस लास्ट डिबेट में मैंने कहा था संजय निषाद जी का कोई वजूद नहीं, एक भी सीट नहीं मिलेगी, नहीं मिली। हमने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस अगर बड़े लक्ष्य के लिए कुर्बानी देगी तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, मुंबई में उसकी भरपाई हो जाएगी। लास्ट डिबेट की बात थी। तो जो चीजें आज चल रही हैं इसमें सीधे तौर पर नारे दोनों तरफ से उछाल दिए गए हैं। पोलराइजेशन को लेकर के कोई एकजुट करने में लगा है, कोई पोलराइज करने में लगा है। अब देखिए उसका परिणाम क्या आता है। लेकिन इतना तय है कि जातीय समीकरण को जो साधेगा चुनाव उसके पलड़े में जाएगा। ज्यादा अगर धनबल और उसका प्रभाव स्थापित करने की कोशिश किया जाएगा तो 9 सीटें घटने से न तो योगी जी की सरकार गिर जाने वाली है और न 9 सीटें जीत जाने से सपा की सरकार बन जाने वाली है। लेकिन एक मैंडेट जरूर जाएगा। तो ये बीसी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी में क्या चल रहा है? क्योंकि इन्हीं के वोटों की वजह से लास्ट टाइम जो 4 जून के नतीजे थे वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग थे। तो बीसीज और एससी में अभी क्या माहौल है? देखिए सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में साइलेंट प्लेयर के तौर पर खड़े हैं, अपने को ऑब्जर्व करें। जैसे फूलपुर की सीट है, अब वहां पर पोलाइजेशन काम करेगा क्योंकि पटेल बिरादरी से खुद बीजेपी ने उम्मीदवार दिया है, माइनॉरिटी कैंडिडेट सपा ने उतारा है। तो जो परिस्थितियां जैसे मान लीजिए यादव कैंडिडेट ओबीसी से आते हैं, उनको आपने बीजेपी ने उतारा है, लेकिन उधर से परिवार से व्यक्ति लड़ रहा है। तो खासतौर से करहल की जो सीट है मुलायम सिंह से लेकर के और अखिलेश यादव तक, एक उनके सैफई और जसवंत नगर से लगा हुआ विधानसभा है, उनका वर्चस्व रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिन कैंडिडेटों को आप लड़ाते हैं उन कैंडिडेटों का पर्सनल वजूद क्या है, और भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन हो, इनके वर्कर किस तरह से मोबिलाइज है। अब जैसे आरएलडी के जितनी भी टीम के लोग अपनी एक सीट पे मेहनत करेंगे, उनको प्रदेश में क्या मतलब है कि फूलपुर में क्या हो रहा है, मझगांव में क्या हो रहा है। अरे आपने सुना नहीं, दुबे जी कह रहे थे कि बाकी उत्तर प्रदेश में निर्देश दिए गए हैं कि आरएलडी के कार्यकर्ता बीजेपी को जिताएं, आप सुन नहीं पाए लग रहा है। मैं सुन लिया, पहले वो चौधरी साहब को जाकर अपनी शकल दिखाएंगे अपने कैंडिडेट के लिए कि मैं आपके यहाँ जी जान से लगा हूँ, तन मन धन यहाँ है, और फिर वोटिंग के दिन जब वहां से हटाए जाएंगे उपचुनाव की जगह से, तब वो अपने क्षेत्र में आके अपना मतदान जो करना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है किसको देंगे, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से राजनीति का एक नया समीकरण देख रहा हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगा, मैं अपने कुशीनगर जनपद का एग्जाम्पल दूंगा। हमारे यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो सेवरही तमकुही का और एक खड्डा का। खड्डा से जो विवेकानंद पांडे जी आज की तारीख के विधायक हैं, वो कैंडिडेट हैं निषाद पार्टी के, जबकि जिस समय टिकट दिया गया उस समय वो जिला के पदाधिकारी थे। और निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी थे असीम कुमार जी, वो उनको दिया गया कमल के फूल का सिंबल। ये अपने आप में एक नया मैथमेटिक्स है कि आपके कैंडिडेट को हम टिकट देते हैं, हमारे वाले को आप दोगे। कल के डेट में पाला भी बदलो तो हम पकड़ ले कि हमारा वाला भागेगा नहीं। तो परिस्थितियां साफ तो मतलब दुबे जी का सिंबल है और आदमी बीजेपी का। अब वो तो देखिए उपचुनाव है तो मान के चलिए, ऐसे भी चौधरी साहब का एक वजूद है। अब मथुरा से मुजफ्फरनगर तक एक समय में उनका जद्दवा रहता था, आज की तारीख में अगर आप इतना भी उनको नहीं देंगे तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। आज लग रहा है दुबे जी के आक्रामक व्यवहार से आप दबाव में आ गए हैं। किसके? दुबे जी का आक्रामक व्यवहार देख के आप थोड़ा दबाव में हो। नहीं, वो दुबे जी का आक्रामक व्यवहार की बात नहीं है, जो हकीकत उनको भी जानना चाहिए। अगर कह रहे 3 पीढ़ियों से हमारी सियासत है, तो कहा गया मथुरा से लेकर बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की सीटें क्यों हारते गए आप? आखिरकार आपने मजबूरी का ही समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, क्योंकि सबने कहा कि आरएलडी को अगर सर्वाइव करना है तो बीजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा।
तो आप गए, वरना तो आप जीतते रहते। आपका क्षेत्र था तो मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। विनय जी, मेरे साथ वीरेन जी भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए कि क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या तैयारी हैं, और ये बीसीज और एससीज के वोट के लिए किस किस तरह के चुनावी पैतरे किए जा रहे हैं? देखिए, 13 तारीख को मतदान होना है 9 विधानसभा सीटों पर, और ये उपचुनाव किसी के लिए बहुत असर न डालता हो, लेकिन भाजपा की सरकार में और उसके नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला चुनाव है। योगी की सरकार के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा है, और 9 में से अगर 6 सीटें भाजपा जीतेगी तब ये माना जाएगा कि भाजपा ने लोकसभा की जो खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको हासिल कर लिया है। 6 से कम सीटों पर जीत बीजेपी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी होगी, और वो जीत भी उतनी कामयाब जीत नहीं मानी जाएगी जी। देखिए, 2 सीटों पर ब्रजेश जी 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2 सीटों पर आज से आप ऐलान कर दो कि गाजियाबाद में भाजपा जीतेगी और करहाल में सपा जीतेगी। ये 2 सीट तो क्लियर हैं। 7 सीटों पर अरे मीरापुर का भी बता देते तो यहाँ थोड़ा ये जो क्रोधित बैठे हैं इनका कुछ कम होता। देखिए, ये तो पहले इनसे पूछो कि पहले हर डिबेट में कहते रहे गन्ना का भुगतान ना होत बा है, गन्ना के भुगतान भवा कि नहीं भवा, कुछ बकाया तो नहीं रह गया, क्योंकि गन्ना किसान का भुगतान और आलोत के बवाल ये हमेशा परमानेंट रहा है। अब ये पूरा भुगतान शायद मिल गया होगा, इसलिए शायद दुबे जी अब गन्ना भुगतान वाला सवाल नहीं करते हैं। वैसे उनको ये पता चल चुका है कि ये प्रत्याशी भाजपा का है, सिंबल आरएलडी का मिला है मीरापुर में। वो पहले आरएलडी में रही, अब वो जीतने के बाद वही जैसे सपा में हुआ इनके साथ, वैसे यहाँ हो रहा है। पहले ये यही कह के छोड़े थे सपा के साथ कि ये अपना आदमी देते हैं, कहते हैं हमारा लड़ाओ, और सिंबल हमारा ले लेते हैं। वही बीजेपी ने भी कर दिया जी। मामला बराबरी पर आ गया है। ब्रजेश जी, भारत में जब तक जाति व्यवस्था चरम पर है तब तक चुनाव हमेशा इसी आधार पर होते रहेंगे, और जो समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव है जीती हुई, वो जातीय समीकरण के आधार पर हल्की नहीं है। भाजपा को वहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये निषाद पार्टी वाली जो सीटें जो थी, मझवा और कटेहरी, जिस पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी, अब उसका वोटर भाजपा के लिए एकजुट रह जाएगा या वो बिखर जाएगा, ये भी एक बड़ी, क्योंकि निषाद पार्टी वाले कह रहे थे कि भैया अगर हमको सीट नहीं आएगी तो हमारा वोटर नाराज हो जाएगा। ये सब समस्याएं हैं जी। और जब बात आती है, एक नारा चला कि बटोगे तो कटोगे, हरियाणा में इस नारे का बीजेपी ने फायदा उठाया, और ये नारा धीरे धीरे देश में एक बहुत बड़ा नारा बनता जा रहा है। ये एक चमत्कारिक नारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका असली परीक्षण अब इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में होगा, और यहीं पर तय होगा कि यूपी में उस नारे को अपनाया है या नहीं अपनाया है। ब्रजेश जी, भविष्य तो अभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इस नारे से एक बात जरूर खटकती है कि जब भाजपा पसमानदा सम्मेलन करती है और बटोगे और कटोगा का नारा देती है, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मुसलमान का भरोसा बना पाएंगी। भाजपा एक तरफ ये चाहती है कि कुछ मुसलमान उनको वोट दे, और एक तरफ ये नारा भी चल निकला है। अब ऐसे नारे पर मुसलमानों के सामने भरोसे का एक संकट है, तो वो स्वाभाविक है कि बीजेपी ने मान लिया होगा कि अब मुसलमान का वोट हमको नहीं मिलेगा। अब बीजेपी मोटे तौर पर, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि ये नारा अगस्त में जब आया तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों से अब बीजेपी समझ गई है कि इनके वोट मिलने नहीं है, तो इनमें प्रयास करना भी व्यर्थ है। देखिए, ये नारे तो स्वाभाविक है, अब जब आ गए हैं तो बीजेपी उधर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में
जो लोग बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं, सत्ता में आने के बाद वो उनका स्वभाव बदल क्यों जाता है? वादा करके मुकर जाने की आदत राजनीतिक दलों में रही है जी। और जनता हर 5 साल पे तमाम दूसरे मुद्दों पर चुनाव कर जाती है। लेकिन हम जब आप बात करते हैं तो हमारे सामने बटोगे कटोगे और पीडीए के अलावा एक चुनौती ये आती है कि इस समाज को महंगाई से निजात कैसे मिले, इस पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम हो, सड़कों के जाम कैसे कम हो, गरीबों के कैसे राहत दी जाए, किसान की फसल का मूल्य कैसे मिले, तमाम सारी जो क्षेत्रवाद की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी चुनौतियां हैं लोगों के सामने, वो सब चीजें भी आती हैं। लेकिन राजनीति में इस पर चर्चा नहीं होती जी। फिलहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा जी, कि यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है, और कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन कुछ और कहता है, बागबां कुछ और कहता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। समीर सिंह जी, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बटेंगे कटेंगे का नारा आपने इसलिए दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के नतीजे आए उसने आपको तनाव में डाल दिया कि अब अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट लेने हैं तो आपको अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस बात को ठीक से परिभाषित नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी और छोटी कम्युनिटी या बड़ी कम्युनिटी का सवाल नहीं है। देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को जिस दिन कहा था, आपको ध्यान होगा उसके पहले बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना हुई थी और जिस प्रकार की घटनाएं पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हुई, वहां की परिस्थिति को देखते हुए और भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, भारत की एकता के लिए कहा था और सबके एक होने के लिए कहा था, नेक होने के लिए कहा था और कहा था कि हमारा विकास, हमारी तरक्की, हमारा सब कुछ इसी में निहित है। लेकिन मैं इसके आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे थे, अभी बहुत त्याग की बातें कर रहे थे समाजवादी पार्टी, पूड़ी कचौड़ी की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपकी पार्टी की नींव ही धोखा और अविश्वास पर है, अवसरवाद पर है। मैं इस नाते कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी कभी आज इस दुनिया में नहीं है। मुलायम सिंह जी कभी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे, उनकी पार्टी के नेता थे और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी को तोड़ के उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी राजनीतिक हैसियत बनाई थी और रात के अंधेरे में पार्टी को तोड़ा था। और 93 में पहली बार गठबंधन में सरकार बनाए बसपा के साथ और उन्होंने मायावती जी को गेस्ट हाउस में मारने का प्लान किया। उनके गुंडों ने हमला किया। अगर उस समय तत्कालीन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आज इस दुनिया में नहीं है, नहीं पहुंचते, तो हमें लगता है कि मायावती जी के साथ क्या हुआ होता, ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद ये 2012 में बहुमत में आए चुनाव में, 2004 में किसी तरह से 3 में मुलायम सिंह जी तोड़ मरोड़ के इधर उधर के लोगों को तोड़ फोड़ के किसी तरह से सरकार में बना ली। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति ही धोखा और फरेब पर है, गुंडों और माफियाओं की ताकत पर थी। आपने देखा 12 में क्या किया अखिलेश यादव ने। पहले मुलायम सिंह को पार्टी से निकाला, फिर शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला। किन भाषाओं का इस्तेमाल हुआ। और जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो पीडीए अभी 4 जून को नहीं, कोई पीडीए है ही नहीं। ये तो परिवारवाद है ब्रजेश जी। आप देखो ना, कटहरी में कौन लड़ रहा कटहरी में, उनके यहाँ पत्नी, बच्चा, बेटा, इससे बाहर उनका पीडीए नहीं है, उनका कार्यकर्ता नहीं है। वो सिर्फ एक चीज है, 5 मुसलमान, 4, 8, 9 में से 4। क्यों लड़ा रहे हो भाई? यही पीडीए है। पीडीए की परिभाषा 4 पीडीए मुसलमान, पीडीए की परिभाषा है।
मैं इस नाते कह रहा हूँ करते हो चार मुसलमान, मैं उनकी पार्टी वो लड़ाए। इसके पहले वो दंगाइयों को बिरयानी खिला रहे थे, अपने घर में बैठा के जहाज से मुजफ्फरनगर से बुला के मंगाए थे। किसानों के सवाल पे अभी आप हमारे सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता को आप कैसे कैसे शब्दों से कह रहे थे, आप कल्पना करिए ब्रजेश जी, 1,60,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। हमने शुगर मिल चलाए, हमने बेचे नहीं। अखिलेश यादव ने 22 शुगर मिल बेचे, मायावती जी ने शुगर मिल मायावती ने बेची थी उनके नहीं, अखिलेश यादव ने भी उस कदम को आगे बढ़ाया। अखिलेश ने भी उसको आगे बढ़ाया। अखिलेश ने भी, हम शुगर मिल गिरा देंगे, मायावती हम शुगर मिल गिरा देंगे। अखिलेश की सरकार में देवरिया जिले की बैतालपुर की शुगर मिल का स्क्रैप अखिलेश की सरकार में। ब्रजेश जी, ऑक्शन के बाद अखिलेश यादव ने सरकार में आने के बाद 2012 के बाद एक बार भी नहीं कहा कि हम इन शुगर मिलों को बेचेंगे नहीं, हम इनका सामान उठने नहीं देंगे, हम इस शुगर मिल को चलाएंगे। अच्छा, इनकी दोस्ती टूट गई क्या कांग्रेस और सपा वालों की? देखिए ब्रजेश जी, अब चिरकुट और छोटभैया नेता की भाषा की बात क्या दोस्ती है ये आप भी जानते हैं। कभी आपने देखा था, मैंने मैडम से नहीं, कभी आपने देखा था कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सोनिया जी ने अमर सिंह और मुलायम सिंह को दावत में बुलाया था, सीबीआई का डर दिखा के, और उसको उनको रास्ते बैरिकेड से वापस कर दिया था। वो लोग संविधान की बात करते हैं जिन्होंने संविधान को तोड़ा, जिन्होंने संविधान को बदला, जिन्होंने देश के साथ अत्याचार अन्याय किया। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार दिया, कानून का राज है, हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और इनके आरोपों के पीछे का क्या कारण है भाई? 4 मुसलमान लड़ा रहे हो, बताओ। ये तो मतलब समीर सिंह काफी परेशान है इस बात से। नहीं, हम परेशान है, हम तो पीडीए की परिभाषा पूछ रहे हैं कि ये 4 मुसलमान पीडीए की परिभाषा में कैसे आते हैं। कर्नल साहब, आपका टाइम बोलो। 9 में से 4, 50%। हमारे यहाँ ब्रजेश जी, हमारे यहाँ गाँव में इसको आऊ माऊ चाऊ भाषा बोलते हैं। जब आपके पास कुछ कहने को ना हो, कोई मुद्दे ना हो, तो आऊ माऊ चाऊ लोग जो है वो लगातार बीच बीच में बोलते रहते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि ये जो भाषण चल रहा है, ये भाषण कौन दे रहा है? इनके नेता कहते थे कि एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल दीजिए और फिर दूसरा कांटा फेंक दीजिए। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों को माफीनामा लिख के देते हैं और स्वतंत्रता के संग्राम में गलत बयानी किसने समझौता किया था, ये अंग्रेज में चलेगा, अभी वर्तमान जानता है, वर्तमान चल रहा है। प्लीज, धन्यवाद। कर्नल साहब कंटिन्यू, मैं आपको दूंगा समय, आप लास्ट में ले लीजिएगा। आपको जो जानकारी नहीं है। ओके, कर्नल साहब कंटिन्यू। सिंह जी भी गैर कांग्रेसवाद के बाद खड़े हुए थे। आप डिबेट बढ़ाने दीजिए प्लीज, के पिछले हो गए। थैंक यू। हाँ कर्नल साहब बोलिए। ब्रजेश जी, जब भी देश के गद्दारों का चेहरा आप देश के सामने रखेंगे तो इसी तरह की स्थिति आएगी। और जो ये बात कर रहे हैं दंगाइयों को बिरयानी खिलाने की, तो मैं एक बात आपको बता दूं, जो बटोगे तो कटोगे बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अभी इसकी प्रस्तावना अपने हिसाब से बताने लगा है। इनकी हालत आ गई है और हमारे भाई तो बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं इस नारे को। ऐसा लगता है कि जवाब आना आपको बहुत बांग्लादेश में चुनाव लड़ने जा रही। और सुनिए, खालिदा जिया जरूर अभी हमारी हिंदुस्तान की रोटियां खा रही हैं। खालिदा जिया मोहतरमा खालिदा जिया हिंदुस्तान की रोटी अभी भी खा रही हैं। लेकिन ये एक हिंदू का नाम बता दें कि बांग्लादेश की समस्या के बाद तार काट के जिसको सरहद से अंदर लिया हो इन्होंने, एक हिंदू बता दीजिए। तो जो मैं ये बटोगे और कटोगे का नारा का प्रस्ताव नहीं बता पाएंगे। एक चीज आप समझ पाए कर्नल साहब, एक सीरियस नोट पे अपन बात करते हैं। ये जो पीडीए ना बटेंगे कटेंगे का नारा है, ये आपके पीडीए का जवाब है। आप इस ट्रैप को समझ रहे हैं? जी, मैं आपको इस ट्रैप का एक उदाहरण क्या इनका बोल रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए। कर्नल साहब, आपके पास सर 20 सेकंड है, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा। मैं कल तक फूलपुर में था और अमरनाथ मौर्य जी के साथ जो लोकसभा चुनाव में हुआ है, पीडीए का जनमानस इस बार तैयार बैठा है मुर्तजा साहब को विधानसभा भेजने के लिए। थैंक यू। तो विनय राय जी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि पीडीए को जो बांग्लादेश पर तो बोल दीजिए, बोला किसके साथ है, बोला
हाँ बोलिए, कंटिन्यू सर, 10 सेकंड बचे प्लीज। कम से कम करना ला रहे हैं आप, कम से कम बांग्लादेश पर तो बोल दीजिए। किसके साथ परमिट करें? हिंदुओं के साथ है कि अरे बांग्लादेश का जवाब दे दो, इनको तसल्ली मिले। दंगाइयों के साथ है कि हिंदुओं के साथ? मुझे पूछने दीजिए, बांग्लादेश पे इनको जवाब दूंगा। मैं 20 सेकंड में इनको जवाब देता हूँ। हाँ। मीरापुर में 2 दल हैं जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक भाईचारा आंदोलन चला रहे हैं, एक कटोगे तो बटोगे चला रहे हैं। इसीलिए एक मंच पे वो आ नहीं पा रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। वोट लेना है नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुची विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं। चल चुका सुची जी, मुझे बताओ, बार-बार झूठ नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइए तो फिर इस रिश्तों को आप ताजगी कैसे लाइएगा? क्या उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में आपके पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स सम्मिलित होंगे? पूरी तरह हम अपने गठबंधन के साथ खड़े हैं। दूसरा, मैं पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजराइल, हमास और दुनियादारी इंडिया के मुस्लिम्स जो हैं उनकी लॉयल्टी को पॉइंट आउट करने के लिए विदेशों की आप बहुत चर्चा करते हैं। अभी आपका एक लेटेस्ट प्रोग्राम में मैंने देखा, ये मालेगांव ब्लास्ट वाले कुमार इंद्रेश, आपके मुस्लिम मंच के कन्वेनर, आरएसएस समर्थक, अभी वो निजामुद्दीन की दरगाह में जियारत और दीपोत्सव एक साथ कर रहे हैं। कभी वो, जी हाँ, हजरत निजामुद्दीन, अभी लेटेस्ट है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। इंद्रेश जी, जी जी, कभी वो वुजू कराते हैं, इफ्तार आयोजित कराते हैं वो काऊ मिल्क से। तो जो आपकी पॉलिसी है, जो आपका पैटर्न है, जो आपका नफरत का तरीका है, जिन मनुवादी सिद्धांतों के आप पोषक हैं, और जो आपकी मूर्ख कंगना का जातीय जनगणना से संबंधित जो बयान था, तो क्या देश के सोशल फैब्रिक को डैमेज करने का आपने ठेका ले रखा है, या आपके अकॉर्डिंगली ही हर आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा? तो स्टैंड आप इंडियन मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं लेते? अभी 4 जून के बाद लगभग 16 आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद लिंचिंग की करीब 16 घटनाएं हुई हैं, और पूरे प्रदेश में पहलू खान से लेकर अब तक कांग्रेस के रिलेशन का मैडम क्या करें? नहीं, आप सत्ता में हैं, उसके बाद रिलेशंस देखिए, हमने पहले आपको जवाब दे दिया कि हम अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े, लेकिन गोल पोस्ट शिफ्ट या डिबेट को डिरेल करने के लिए आप अपने स्टैंड को क्लियर क्यों नहीं करते? भाई, इंडियन मुस्लिम्स के प्रति आपका क्या रवैया है? एक तरफ आप कुमार इंद्रेश जैसे, अभी आपकी और एक साध्वी हैं, उन्होंने भी लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई किया। आपका स्टैंड क्या है? क्या आप माफियाज के साथ हैं? क्या आप अपराध के साथ हैं? दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब आगे की प्लानिंग आपकी क्या रहेगी? क्या जयंत जी इस बाई इलेक्शन में प्रचार में आएंगे? नहीं, अब जहाँ भी जरूरत होगी, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो हम लोगों को कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमने तो अपनी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे नेता ने कह दिया है, और हमारे कार्यकर्ता विनय जी कह रहे थे कि सब लोग वहाँ शक्ल दिखाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी को कहा है कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे वहाँ की इकाई और जिन पदाधिकारियों को वहाँ ड्यूटी लगाएगी, वो सब वहाँ पर पूरे मनोयोग से जिताने के लिए लगेंगे। हमारे यहाँ शक्ल दिखाने का काम नहीं होता, हमारे यहाँ काम होता है, और जो जिम्मेदारी पार्टी, किसने कह दिया शक्ल दिखाने? नहीं, चूंकि एक प्रश्न आया था, और दूसरे जनाधार की बात जहां तक आई, किसने कहा था आपको कि जनाधार दिखाने वाला? नहीं, आप नाम लीजिए उनका। नहीं, वो तो राय साहब कह रहे थे, तो मैंने कहा पहले ही कहा दिखाने के लिए राय साहब ने कहा था। और दूसरी बात, अच्छा, ये वीरेंद्र सिंह को आज बड़ी चिंता थी, और इनको भी गन्ना का भुगतान, देखिए गन्ने का भुगतान हमारे मित्र ने बताया, पहले बहुत बोलते थे, और मैं आपके चैनल पे, आप तो चलिए अभी मैं और जो है ये आपके चैनल पे कहकर जा रहा हूँ कि अभी देखिएगा गन्ने का रेट भी बढ़ने जा रहा है। गन्ने का रेट भी बढ़ेगा, गन्ने का रेट भी बढ़ेगा। अभी फसलों का मूल्य मिला है, 5 फसलों का समर्थन मूल्य की सरकार ने ऐलान करने लगे? नहीं, हमें उम्मीद है। ऐलान की बात क्या है? ऐलान हम तो ठोक के कह रहे हो, समीर सिंह भी नहीं बोले बेचारे। छाती ठोक करके कह रहे हैं कि देखिएगा अभी बढ़ेगा। किसानों के लिए योजनाएं आ रही है ना, 5 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा, किसानों के लिए लगातार काम हो रहे हैं। डिस्कस किया है कि नहीं, सरकार से हम तो डिस्कस कर ही सकते हैं ना, हम सरकार के सहयोगी, तो हम तो सरकार से डिस्कस करेंगे। अच्छा बताओ, हमारे नेता हमारे आप बता दोगे तो मैं क्रेडिट दूंगा आपको। बताओ, आप क्रेडिट जब आएगा तो आप खुद ही दे दीजिएगा। 10 रुपया 15 कितना बढ़ा? अब वो बिल्कुल किसान गन्ने का रेट बढ़ेगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि 400 रुपए हो, 400 रुपए गन्ने का मूल्य होगा। हम तो हमें तो चीनी कीमत पता है फिर कितनी हो जाएगी? चीनी कीमत आप जानो, हम तो जो है किसान की बात जानते हैं कि किसान को 400 रुपया करा दोगे, मिलना चाहिए, और उम्मीद है कि मिलेगा। तो ये बात जो है किसानों के प्रति है। और जहाँ रही जनाधार की बात, तो जनाधार आज भी है। ये केवल मीरापुर के चक्कर में तो ये बयान नहीं दे रहे हो? नहीं, जनाधार आज जीत लो और फिर निकल जाओ। नहीं, मीरापुर तो है ही है, मीरापुर में तो हम लड़ ही रहे हैं। हमने कहा कि हम सभी सीटों पे मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूँ। विनय जी, तो आप मुझे बताइए, ये तो दुबे जी कह रहे हैं कि सरकार कीमत बढ़ाने जा रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही, उनके प्रवक्ता तो इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन ये बढ़ रहा है। हमने प्रत्येक वर्ष गन्ने की मूल्य बढ़ाया, हमने 1,60,000 करोड़ रुपया भुगतान किया, हमने बंद शुगर मिलों को चलाया है।
उसमें दुबे जी का भी योगदान है, उसमें किसान संगठनों का। रमाला वाली मैं रामाला तो पहले ही बढ़ा दिया था ब्रजेश जी। कोई डिबेट नहीं थी जिसमें पिपराइच चलाई, रमाला न बोले। मोइनुद्दीनपुर चलाई। विनय जी बैठे हैं, पूछिए इनसे पिपराइच में कितनी अच्छी ठीक, अब चलते हैं विनय जी के पास। मुंडेरवा में कितनी अच्छी शुगर मिल हमने बनाया। नहीं, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, 30 सेकंड में अपनी बात। अभी आप दुबे जी को बार बार कह रहे थे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्रेडिट उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को है, देश की जनता को है, जो मोदी जी योगी जी में विश्वास रखता है। पहले उन्होंने बताया, आपने नहीं बताया। दुबे जी को भी है, निश्चित रूप से दुबे जी को भी है, आपको भी है। आप भी बार बार किसानों की बात को उठाते हैं, आपको भी है किसानों की दशा बदल रही है। कोऑपरेट करो आप। यस विनय जी, आप बताओ ताजा परिदृश्य। देखिए जैसे अभी 2 चीजें निकल कर आई और मैं एक सुझाव दे सकता हूं, बाकी तो मानना न मानना राजनीतिक दलों का काम है। न तो आप किसी को गद्दार की संख्या दीजिए कौन माफी मांग लिया, क्योंकि इतिहास को पूरे देंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और न तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुलायम सिंह का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने उनको पद्म विभूषण दिया है। तो कभी आप अपने सुविधा के अनुसार मुलायम सिंह जी की तारीफ कर देते हैं, कभी कहते हैं उनको अखिलेश यादव ने गद्दी से उतार दिया। अरे उतार दिया तो जीते जी फिर उनके साथ तो बैठे दिखे। मुलायम सिंह चरखा दाव के उस्ताद थे, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या करना चाहते थे वो करके चले गए। अब जो वर्तमान चुनाव है, जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, मेरा एक सिंपल ये कहना है कि आप स्थानीय मुद्दे पे लड़ेंगे तो उसमें ज्यादा असर करेगा। अगर आप आज की तारीख में किसी को गद्दार कह देंगे तो उसका असर महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। यही क्लिपिंग लगेगी महाराष्ट्र में घूमने और फिर वहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, आपको जो मुद्दे पे आना है आप उस मुद्दे पे रहिए। जहां तक रहा समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात, ठीक है, इलेक्शन से पहले आप कयास दे सकते हैं, तो सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं बोल रहा है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, इसमें क्लैरिटी दीजिए कि क्या एक तलखी तो आ गई ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? देखिए वो तो परिणाम तय करता, तलखी तो रहती है। देखिए हर आदमी, हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका भी एक वजूद रहे चुनाव के मैदान में। अब उनको उम्मीद थी कि 1-2 सीटें मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश में, उनको नहीं मिला तो उन्होंने पूरी भरपाई महाराष्ट्र में कर दी, उसके पहले उन्होंने हरियाणा में कर दिया था। अब ये सब कुछ तय हो जाएगा परिणाम पर। मान लीजिए कि जिस तरीके के रिजल्ट अभी संभावित है, अगर मान लीजिए अगर भाजपा को लगता है कि वो 9 की 9 जीत जाएगी तो कांग्रेस को मौका मिल जाएगा बोलने का कि आपने मुझे हिस्सेदारी नहीं दी, इसलिए परिणाम है। तो क्या 27 में फिर समाजवादी पार्टी रजिस्टर लेके बैठेगी नहीं, कांग्रेस से हिसाब नहीं करेगी? देखिए पुराने के इतिहास जाएंगे तो काशीराम और मुलायम सिंह में गद्दारी की बात अभी कही गई थी, उसके बाद भी समझौता हुआ बबुआ का। आरएलडी के साथ 93 में मान लीजिए धोखा हुआ तो उसके बाद 2003 की जब सरकार बनी मुलायम सिंह के नेतृत्व में तो उसमें चौधरी साहब भी के लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए। ये मत कहिए कब राजनीतिक दृष्टिकोण से फायदे का सौदा देखा जाता है। वर्तमान में मुझे कितना फायदा मिल रहा है, नीतिगत और सिद्धांत पे पार्टियां न चलती है न चलेंगी, उनको तत्कालिक फायदा क्या चाहिए उसका एग्जांपल। बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीपावली की। मैं आप सभी की उन्नति, प्रगति और अच्छे स्वास्थ्य की पूरे देश और प्रदेशवासियों के, हर गरीब से लेकर हर व्यक्ति तक की लिए मैं दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।